What's up? Hi guys, what's up? So this is the channel 10M Expert IAS and we are covering here class 11th NCERT Geography, Fundamental of Physical Geography. We will cover in this class the leftover of the chapter 7 and the chapter 8 and the bit minimum, the bit half chapter 9. Okay, we have covered the last lectures in the last videos. So from this class we will starting the depositional landform, beaches and dunes. Okay, this is the desert part going on. This is the coastal part going on. Beaches are the characteristics of the shoreline that are dominated by the deposition. Okay, beaches जो होते हैं वो characteristics होते हैं किसी भी shoreline के और वो domination होते हैं deposition से. मतलब वहाँ पे erosion का rare case होता है, वहाँ पे deposition होता है mainly, but may occur as a patches along the even the rugged shores. Okay, ऐसा नहीं है कि वो एक particular permanent जगह ही होगा, वो rugged shores में भी हो सकता है. Most of the sediments making up the beaches come from the lands carrying by the streams and the rivers or wave erosion. ठीक है, जितने भी वहाँ के जो materials होते हैं वो ये लोग carry करते हैं, स्ट्रीम्स, रिवर्स और वेव इरोजन. ये एलिमेंट्स अर्थली नेचुरल एलिमेंट्स कैरी करके आते हैं अपने साथ. Beaches are temporary features. The sandy beaches which appear so permanent may be reduced to very narrow strip of the coast pebbles in some other seasons. Okay, ये एक temporary features होता है. Most of the beaches are made up of the sand-sized material. Beaches called shingles beaches contain excessively small pebbles and even cobbles. Okay, ये sand-sized material से बनता है और beaches called shingles भी बोलते हैं इनको. उनकी characteristics क्या होते हैं? वो small, बहुत ही excessively small pebbles से बनते हैं. Just behind the beach, the sands lifted. Lifted means upward, and vinod from over the beach's surface will be deposited at sand dunes. ठीक है, जस्ट बीच के बाजू में जो सैंड है वो थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है, उसे हम सैंड ड्यून बोलते हैं. सैंड ड्यून फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन एंड वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट. ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास बहुत ज्यादा कॉमन है, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स. ओके, या जस्ट 1 minute. Bars, barriers and spits. This is the next terms. A ridge of the sand and shingles formed in the sea in the offshore zone lying approximately parallel to the coast is called an offshore bar. Okay, जो जैसे सैंड और शिंगल का एक पूरा जोन बना हुआ है, डिपॉजिट हुआ हुआ है एक लेयर में, तो उसे हम ऑफशोर बार बोलेंगे. एंड ऑफशोर बार विच इज एक्सपोज्ड ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ द सैंड इज टर्म्ड एज बैरियर बार. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बाय फिगर भी हमने इमेजिन करा था कि ये इन चीजों में डिफरेंस क्या होता है. तो ऑफशोर बार है, उसके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होगा वो, तो वो बैरियर बार में कन्वर्ट हो जाएगा. द ऑफशोर बार्स एंड बैरियर्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ द रिवर्स और एट द एंट्रेंस ऑफ द वे. ये जो होता है माउथ ऑफ द रिवर्स और एंट्रेंस ऑफ द बे में फॉर्म होते हैं. समटाइम्स सच बैरियर्स एंड बेस कैन गेट अप टू वन एंड ऑफ द वे विच दे आल्सो कॉल्ड स्पिट्स. ये जो है ना, ये स्पिट हो गया कि ये धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, तो यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जा रहा है और स्पिट की तरह फॉर्म हो रहा है. ठीक है, स्पिट में ऑल्सो डेवलप अटैच टू द हेडलाइंस ऑफ द हिल्स. द बैरियर्स, बार्स एंड स्पिट्स एट द माउथ ऑफ द बे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड लिविंग ओनली स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बे इनटू द सी एंड द बे इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू अ लैगून. सपोज कि ऐसे चला है तो ये बहुत स्मॉल ओपनिंग है और यहाँ पे भी बाई चांस कन्वर्ट होता चला गया, तो ये अपना इस ये एरिया प्रॉपर एक सेपरेट एरिया बन गया, तो हम इस चीज को बोलते हैं लैगून, कि वो बिल्कुल ही सी से सेपरेट हो जाता है. द लैगून गेट फिल्ड अप बाय ग्रेजुअली बाय सेडिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द बीच इटसेल्फ एंड ब्रॉड एंड वाइड कोस्टल प्लेन में डेवलप्ड रिप्लेसिंग अ लैगून. सपोज यहाँ पे ये फिल हो गया, तो धीरे धीरे जो सैंडी और मार्शी मटेरियल आ रहा है वो यहाँ पे इस एरिया को फिल करने लगेगा, तो ये जो है ये एक्सटेंडेड वर्जन बन जाएगा लैंड का. ठीक है, तो ये जो है एक्सटेंडेड वर्जन होगा लैंड का, जो सॉइल और शीट से कवर होगा. अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे विंड्स. विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स इन द हॉट. ये हम आपको जो है ये वाला बीचेस एंड ड्यून्स जो है ये हम आपको इस फिगर से भी शो करते हैं कि जैसे ये नियर शोर है. ओके, और ये बीच हो गया, लेकिन बीच के बाद जो आता है वो सैंड ड्यून्स आते हैं. ठीक है, ये नियर शोर हो गया, ये बीच हो गया, फिर उसके बाद सैंड ड्यून्स आते हैं जो थोड़ा अपवर्ड फॉर्म में होते हैं. Now we are studying here winds. Winds is one of the two dominant agents in the hot desert. The desert floors get heated up too much and too quickly because of the being barren and desert. ठीक है, जो desert होता है ना वो दोपहर में एकदम से बहुत गर्म हो जाता है, रात में एकदम से ही बहुत ठंडा हो जाता है. The heated floors heated up the air directly above them. जो जैसे heated floor होता है वो अपनी above जो air होता है उसको भी heat करता है, result in the upward movement in the hotter light air, जिसकी वजह से जो हवा है जो light होती चली जाती है और वो ऊपर की तरफ चलने लगती है. With
ट्रिबुलेंस के साथ, एंड एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन इन द पास सेट अप एडीज, व्हिरलविंड्स, अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट, ठीक है। ये कुछ कुछ फीचर्स वहाँ पे एटमॉस्फेयर में फॉर्म करता है। विंड्स आल्सो मूव अलोंग द डेजर्ट फ्लोज विद ग्रेटर स्पीड एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ क्रिएट टर्बुलेंस। ओके, विंड जो है एक तरीके से हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा प्रेशर में फ्लो करती है, तो जो बीच में डिस्टर्बेंस होते हैं, टर्बुलेंस, उसकी वजह से भी उस एरिया में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऑफ कोर्स देयर आर स्टॉर्म विंड्स व्हिच आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। विंड्स कॉज डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड इंपैक्ट। डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ द डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक, ठीक है। विंड्स जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो इरोजन का काम करती है, तो वहीं पे ये बताया गया है कि डिफ्लेशन होता है इंक्लूड लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ द सैंड एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक्स इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस sand and silt act as effective tool to abrade the land surfaces. The impact is simply shear forces of the momentum which occurs when sand is broken or into against a rock surface. It is similar to sand blasting operation. The wind action creates a number of the interesting erosional and depositional feature in the desert. Now हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। In fact many features of the desert owe their formation to the mass fasting and the running water as sheet flood, ठीक है। सिर्फ विंड से ही नहीं होता, जो डेजर्ट जो फॉर्मेशन होता है वो अपना जो होता है बेसिस या जो नींव जिसे बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ द मास फास्टिंग और रनिंग वाटर से भी होता है। दो रेन इज स्कार्स इन डेजर्ट, वी ऑल नो दैट रेन इज वेरी स्कार्स इन डेजर्ट, इट कम्स torrentially in short period of the time. The desert rocks devoid of vegetation exposed to mechanical and chemical weathering process due to drastic diurnal temperature changes, ठीक है। जैसे नाइट और दिन में डायरनल टेम्परेचर चेंजेस होता है, तो वहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है जो बहुत ही अलग होता है। डीके फास्टर एंड द टोरेंशियल रेन हेल्प्स इन रिमूविंग द वेदर्ड मटेरियल इजीली। दैट मीन्स द वेदर डेब्रिज इन डेजर्ट इज मूव्ड बाय नॉट ओनली बाय विंड बट ऑल्सो बाय द रेन शीट्स। ओके, सिर्फ विंड से नहीं होता, वो रेन और शीट्स और फ्लड से भी होता है। द विंड मूव्स फाइन मटेरियल से जनरल मास इरोजन इज accompanied mainly through the sheet erosion और sheet frost, वो यही बात बताई गई है, ठीक है। ये अभी तक डिपोजिशन पढ़ा है, इरोजनल लैंडफॉर्म यहाँ से पढ़ते हैं। पेडीमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स क्या क्या होते हैं। Landscape evolution in desert is primarily concerned with the formation and extension of the pediments. Gently inclined rock floor close to the mountains. आप एक तरीके से इमेजिन करना स्टार्ट करिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। Gentle inclined rock flows, ठीक है। एक inclined rock flows है close to the mountain. माउंटेन के बाजू में एक इंक्लाइन, ठीक है, हल्का सा एंगल से रॉक फ्लोर बना हुआ है, एंड देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कॉल्ड पेडिमेंट्स, ठीक है। डेब्रिस मतलब वहाँ पे पत्थर पड़े हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन जो वो एरिया होगा उसको हम पेडिमेंट्स बोलेंगे। Such rocky flows form through the erosion of the mountains front through a combination of the lateral erosion by streams and sheet erosion, ठीक है। ये lateral erosion by stream and sheet erosion की वजह से फॉर्म होता है। Erosion starts along the steep margins of the land mass, ठीक है। जो erosion स्टार्ट होता है वो बिल्कुल ही वर्टिकल जो स्टीप मार्जिन होते हैं वहां से स्टार्ट होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और द स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल स्टीप इन्वेजन फीचर ऑफ द लैंड मास। Once pigments and formed with the steep wash slopes followed by cliff or free face above it, the steep wash slopes and free face retreat backward, ठीक है। जैसे ही वहां से स्टीप वो डाउनवर्ड जर्नी होती है उन बोल्डर्स की और वो नीचे कलेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल प्लेन बना है वो एक तरीके से बैकवर्ड की तरह होता है, क्योंकि उसमें से सारी चीजें निकलने लगती हैं। दिस मेथड ऑफ इरोजन इज टर्म्ड एज अ पैरेलल रेट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैकवास्टिंग। सो थ्रू पैरेलल रेट्रीट ऑफ स्लोप्स द प्रोडोमिनेंट एक्सटेंडेड बैकवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द माउथ फ्रंट एंड ग्रेजुअली, ठीक है। वो जो वर्टिकल एरिया होता है वो धीरे धीरे इरोड हो के एक पीछे की तरफ चला जाता है और एक बहुत ही कम वर्टिकल स्टिफ रह जाता है बस। जैसे हम यहाँ पे आपको शो करते हैं कि ये पेडी प्लेन हो गया, ब्रॉडली रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ सेवरल पिगमेंट, ठीक है। ये जो चीज़ है ये फ्रंट है। अब यहाँ पे पेडीमेंट्स हो गया कि यहाँ पे बोल्डर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और दो टर्म होते हैं पेडीमेंट, जैसे हो गया पेडी प्लेन में जो होते हैं वो वेजिटेशन भी इंक्लूड करता है, लेकिन पेडीमेंट वेजिटेशन इंक्लूड नहीं करता। तो ये जो बैकवर्ड रेस्ट्रेंट हो गया कि यहाँ से जो है धीरे धीरे इरोड होता चला जा रहा है, तो ये जो है इनकी जो आगे की वेलोसिटी है वो कम होती चली जा रही है, ये अपना डेप्थ कम करते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं पैरेलल बैकवर्ड वॉशिंग। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पलायास के, ठीक है। ये दैट्स हाउ द हाई रिलीफ इन द डेजर्ट एरिया इज रिड्यूस टू सो लो फीचरलेस प्लेन कॉल्ड पेडी प्लेन्स, ठीक है। ये इसी तरीके से बता रखा है। पेडी प्लेन से होता है उसमें वेजिटेशन इंक्लूड होती है, पेडीमेंट्स में नहीं होती, यही उनका डिफरेंस है। पलायास आर बाय फोर द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट इन बेसिन विद द माउंटेन्स एंड द हिल्स अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेज इज डाउनवर्ड द सेंटर ऑफ द बेसिन, ठीक है। पलायास एक तरीके से जैसे हम मिथ बोलते हैं कि कभी कभी हम जैसे कितनी मूवीज में भी देखा था कि डेजर्ट के बीच में एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा होता है, तो ये वही उसको प्लायास बोलते हैं। ड्रेनेज इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन, जो उनका ड्रेनेज होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। एंड ड्यू टू
gradual deposition of the sediments from basin margins and nearly level plain forms at the center of the basin। ठीक है, अब वो होता तो है वहाँ पे नीचे डिप्रेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही प्लेन फॉर्म बना लेता है। इन टाइम ऑफ द सफिशिएंट वाटर दिस प्लेन इज कवर्ड बाय शैलो वाटर बॉडी, वो शैलो वाटर बॉडी की तरह होता है। सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड प्लायास। इन टाइप ऑफ शैलो लेक्स को हम प्लायास बोलते हैं। वेयर वाटर इज रिटेन ओनली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे वाटर बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ये पहले नीचे डिप्रेस था, लेकिन बाद में यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा, तो एक बिल्कुल ही प्लेन सरफेस बन गया, और ऊपर जो है ये पानी भी कलेक्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफ्लेशन एंड होलोज एंड केव्स। वेदर एंड मेंटल फ्रॉम ओवर द रॉक्स और बेयर सॉइल्स गेट ब्लोन अप बाय द पर्सिस्टेंट मूवमेंट ऑफ द विंड करंट्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वो वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। दिस प्रोसेस में क्रिएट शैलो डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन होल्स। कि जैसे विंड जो है वो बहुत ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करिए, तो वो जिस भी मटेरियल पे हिट करेगी उसमें से जो वीक मटेरियल होगा वो उसको इरोड करती चली जाएगी, तो उसे डिफ्लेशन होल्स बोलते हैं। डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट्स एंड कैविटीज ओवर रॉक सरफेसेस। द रॉक faces suffer impact and abrasion of the wind borne sands and first shallow depression called blows out are created। ठीक है, blows out create हो जाते हैं और वो जनरली बाद में एक्सपेंड होते होते वो caves बन जाते हैं। मशरूम टेबल्स एंड pedestal rocks, most rocks outcrops in the desert easily susceptible to the wind deflation abrasions or worn out quickly leaving some remnants of the resistant rock polish। सोचिए कि एक पूरी बोल्डर एक मिडल ऑफ द एरिया खड़ा है। ठीक है, अब वो ऐसा फॉर्म हुआ हुआ है कि इसके जो डाउनवर्ड है वो लाइट मटेरियल से बना हुआ है और अपवर्ड हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। तो जैसे विंड उस पर फ्लो करेगी ना, तो लाइट मटेरियल जो है वो जल्दी इरोड हो जाएगा एज कम्पेयर टू द हार्ड मटेरियल जो कि अबव है। तो वो एक मशरूम की तरह फॉर्म कर लेता है कि ऊपर तो हार्ड मटेरियल रहता है, लेकिन जो नीचे है लाइटर मटेरियल वो धीरे धीरे इरोड हो जाता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। विंड जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का भी बहुत अच्छे से काम करती है। डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द विंड्स डिफरेंट साइज ऑफ द ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोज बाय रोलिंग और सल्टेशन एंड कैरीड इन सस्पेंशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ द मटेरियल गेट्स सॉर्टेड। ठीक है, the heavier material get deposited first and the lighter material get deposited afterward. When the wind slows or begins to die down, depending upon the size of the grain and their critical velocities, the grain will begin to settle. So in the deposition landform made by the winds, good sorting of the grains can be found. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिंस विंड इज देयर एवरीवेयर एंड वेयरएवर देयर इज गुड सोर्स ऑफ द सैंड्स एंड विद कांस्टेंट विंड डायरेक्शन डिपोजिशनल फीचर इन एनी रीजन कैन डेवलप एनीवेयर। तो हम डिपोजिशनल पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। एक सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं सैंड ड्यून्स, जो कि बहुत कॉमन है। ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेस फॉर सैंड ड्यून्स। ठीक है, हमने देखा होगा रेगिस्तान में भी जैसे कितनी, अगर हमने कभी गए हैं तो वहाँ पे एक प्लेन सरफेस नहीं होता, एक तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरह होता है, तो उसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देयर कैन बी ग्रेट वैरायटीज ऑफ द ड्यून फॉर्म्स। ठीक है, एक बहुत सारे ड्यून फॉर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप बल्चन्स फॉर्म होते हैं, शेल्फ होता है, पैराबोलिक होता है। हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले बल्चन्स, क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बल्चन्स। ये क्रिसेंट शेप होता है, जैसे मून का क्रिसेंट होता है बल्चन्स, विद द पॉइंट ऑफ द विंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। ठीक है, जो इनके पॉइंट्स होते हैं ना वो अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन होते हैं। जैसे विंड डायरेक्शन इसमें हो रही है तो ये इधर की तरफ फॉर्म होंगे, बिल्कुल अपोजिट होते हैं डाउन विंड, और ये डाउन विंड होते हैं फ्रॉम वेयर द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड मॉडरेट एंड वेयर द ओरिजिनल सरफेस विद सैंड इज मूविंग इन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। और ये सेकंड होता है पैराबोलिक ड्यून फॉर्म व्हेन सैंड सरफेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। ठीक है, पैराबोलिक तब होता है जब ये सैंड ड्यून्स होते हैं इसमें पार्शियली वेजिटेशन होती है। सीफ इज सिमिलर टू द बल्चन्स विद अ स्मॉल डिफरेंस। सीफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। जो सीफ होता है वो भी बल्चन्स की तरह ही होता है, लेकिन उसका मेन डिफरेंस क्या होता है कि बल्चन्स में ये 2 पॉइंट होते हैं, सीफ में वो बस एक पॉइंट पे ही कवर करता है। This happens when there is a shift in wind condition। ठीक है, विंड पहले जनरली ऐसे ही फ्लो हो रही है, लेकिन क्या हुआ वो हल्की सी बेंड हो गई, तो वो इस एरिया को तो करेगी लेकिन दूसरे एरिया को नहीं करेगी। This happens when there is a shift in wind condition। The long range of the sheaves can grow very long and high। Longitudinal dints form when supply of sand is poor and wind direction is constant। ठीक है, ये जो होते हैं ये जब फॉर्म होते हैं जब विंड डायरेक्शन जो है कांस्टेंट होते हैं और सप्लाई जो होती है बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। They appear as a long range of the considerable length but low in height। ये लो इन हाइट होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑफ द कंसिडरेबल लेंथ होते हैं। ट्रेवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन होते हैं, जैसे विंड ऐसे फ्लो कर रही है ओके, तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर उनके बीच डायरेक्शन में आते हैं। These dunes form when the wind direction is constant and source of the sand is an elongated features at the right angle to the wind direction। ठीक है, अब हम आपको एक बार फिगर से भी क्लियर कर देते हैं कि ये क्या होता है। लुक, विंड डायरेक्शन है एक तरीके से बल्चन ड्यून है। ठीक है, ड्यून मूवमेंट है, विंड डायरेक्शन इधर की तरफ हो रही है अपोजिट ऑफ द टू इसके साइड्स, और ये एंगल बना है, तो इसे इस चीज को सैंड एवलांचेस बोलेंगे और इसको स्लिप फेस बोलेंगे।
हम आपको टाइप ऑफ ड्यून्स भी और दिखाते हैं। जैसे ये हुआ, ये बर्चन डून्स हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि दोनों तरफ से निकला हुआ है। ये ट्रैवर्स डून्स हुआ कि विंड डायरेक्शन चल रहा है और ये परपेंडिकुलर बीच में आया हुआ है। ये पैराबोलिक ड्यून्स है कि उनको एक तरीके से डिजिट्स की फॉर्म में वो क्रिएट कर रहा है। ये बर्चन ड्यून्स हुआ, वापस स्टार ड्यून्स हुआ, लीनियर ड्यून्स हुआ कि एक नैरो लाइन की तरह क्रिएट कर रहा है उस चीज को। So here we end our chapter 7. The chapter 7 was a long chapter, and mostly the hardest chapter of this NCERT. So we have divided into 3 parts. And so now we are going to cover our next chapter, chapter 8, composition and structure of the atmosphere. Do you like this chapter? This is a bit easy. We will be study about the whole of the atmosphere in this. Okay, we will go by line by line. Can a person live without air? We eat food 2 to 3 times a day and drink water more frequently, but breathe every second. Okay, we all know that we breathe every second. This is just a bit of an introduction. So we will start here from the core composition of the atmosphere. The atmosphere is composed of the gases, water, vapor and dust particles. Table 8.1 shows the details of the various gases in the air. Various gases कौन सी होती है air में, particularly in the lower atmosphere. The proportion of the gases changes in the high layer of the atmosphere in such a way that oxygen will almost be negligible quantity at height of the above 120 किलोमीटर. Okay, we all know कि जैसे हम ऊपर हाइट में चले जाते रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक ये मार्क बताया गया है कि 120 किलोमीटर के अबव जो होती है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर हैं वो भी बस 90 किलोमीटर ही फॉर्म होते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये एक एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। आप ये एक तरीके से लाइन बाय इन द क्रोनोलॉजिकल वे आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। फिर इनकी कम होती चली जाती है जो प्रोपोर्शन है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड हाइड्रोजन का। अब हम पढ़ते हैं गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये फर्स्ट 4 तो याद ही रखिएगा परसेंटेज वाइज कि आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड मेटेरियोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें सोलर रेडिएशन आ तो सकती है, ठीक है, इन तो हो जाती है, लेकिन वो ओपेक होता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं जा सकती। इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट्स ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर जो गैसेस होती हैं वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे आ रही है वो कुछ तो पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी बचा हुआ अर्थ के सरफेस की तरफ भेज देती हैं। इट इज लार्जली रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस इज कांस्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डेज मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, लेकिन ये मैनमेड प्रोसेस आ जाता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है और वो इन एटमॉस्फेयर में ही रहता है। वो रियरली कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जो आके आउटर एटमॉस्फेयर में जाता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने लेयर में क्रिएट होता है। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 and 50 किलोमीटर अबव द सरफेस एंड एक्ट एज ए फिलर्स एंड एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसी की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन है, ओजोन हमें सब पता है कि 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है और अल्ट्रावायलेट रेज हमें हमारे अर्थ की तरफ आने से उसे रोकता है। नाउ द वाटर वेपर। वाटर वेपर इज आल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ओके। वाटर वेपर भी हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड जितना हम ऊपर चले जाएंगे वहां एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कमी होती चली जाएगी। इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है। इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स लाइक नियर द इक्वेटर और द ट्रॉपिक्स ये जो होता है ये 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम होता है। व्हाइल इन द ड्राई एंड द कोल्ड रीजन्स में ये 1% से भी कम होता है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। आप इस लाइन को याद रखिएगा कि वाटर वेपर डिक्रीजेस होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब हम पढ़ते हैं It also absorbs part of the insolation from the sun and prevent the Earth's radiation heat. It thus act like a blanket, allowing the Earth neither to become too cold nor too hot. ठीक है, ये blanket की तरह वर्क करता है। अब now we will study here dust particles. Atmosphere has a sufficient capacity to keep some solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine salts, smoke salts, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में ना ऐसा हमें दिखता नहीं है नेकेड आइज से, लेकिन जो कि डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। जैसे हम कभी ये देखते हैं कि एक रेज ऑफ सन एक एम्प्टी रूम में आ रही है तो हम उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स नोटिस करते हैं, तो वो मोस्टली डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। पॉलन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेट डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जनरली ऐसे नहीं कि अपर एटमॉस्फेयर लेयर में भी होते हैं ये, लेकिन जनरली लोअर लेयर में ही
पाए जाते हैं। कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल एयर करंट होते हैं वो उनको हाइट पे पहुंचा देती है, लेकिन वो जनरली लोअर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, ठीक है। द हायर कंसंट्रेशन जो होता है ये बिल्कुल अबव अपोजिट वाटर वेपर की तरह होता है कि ये जो होता है ये टेम्परेट और ड्राई रीजन्स में ज्यादा फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल पोलर रीजन्स। विल नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर, ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत सारा लेयर्स बाय लेयर्स में डिवाइडेड है। डेंसिटी इज हायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो स्ट्रक्चर का जो एटमॉस्फेयर है डेंसिटी जितना नीचे की तरफ होगी वो उतना ऊपर से प्रेशर आता रहेगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हायर जो रहती है वो जैसे ट्रोपोस्फेयर में रहती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसे डिक्रीजिंग में चलती रहती है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इज एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट जो 13 किलोमीटर होती है एवरेज, ठीक है। ये 6 to 18 तक भी हो सकती है, तो एवरेज हम बता रहे हैं 13 एंड एक्सटेंडेड रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ठीक है। 8 और 18 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है पोल्स और इक्वेटर के हिसाब से। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट विद सराउंडिंग कन्वेक्शनल करंट। जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस होती है वो इक्वेटर के पास सबसे ग्रेटेस्ट होती है बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड, हीट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। हीट जो ट्रांसपोर्ट होगी वो कन्वेक्शनल करंट से ग्रेटेस्ट होगी। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, यहाँ पे भी होते हैं। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट वेदर टुक प्लेस इन दिस लेयर। द टेंपरेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट, ठीक है। तो हम मेनली इक्वेटोरियल रीजन की बात करें कि जितना हम एयर में अबव करता चलता जाएंगे तो 165 किलोमीटर ऑफ हाइट जैसे हम मीटर ऑफ हाइट जैसे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन हम नोटिस करते चले जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द जोन सेपरेटिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज, ओके। ट्रोपोपॉज इज दिस लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोपॉज को डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम जितनी भी हम लेयर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कंडीशंस नेचुरल हो जाती है। ना तो वो स्ट्रेटोस्फेयर के फीचर शो करती है ना वो ट्रोपोस्फेयर के फीचर शो करती है, वो बिल्कुल एक नेचुरल कंडीशन की तरह यहाँ पे बन जाती है। The air temperature at the tropopause is about -80 degree Celsius over the equator and about -40 degree Celsius over the पोल्स, ठीक है। हम ये ट्रोपोपोज की बात कर रहे हैं कि जो पोल्स पे है वो तो 45 सेल्सियस होता है, लेकिन जो इक्वेटर पे है वो 80 सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट, हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपोज। मैंने जैसे भी बताया कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंडेड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे 16 था, ये यहाँ पे 50 किलोमीटर की हाइट पे होता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर, ठीक है। ये मोस्टली की बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये देखिएगा ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जैसे हमने पढ़ा वो अभी 10 to 15 किलोमीटर की रेंज में आती है। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड वी नो दैट। उसके बाद आता है यहाँ पे मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हुआ अपना 13 फिर 50 फिर 80 किलोमीटर। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज मेसोपॉज। ऐसे यहाँ पे मेसोपॉज होगा। द आयोनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर, ठीक है। वो यहाँ पे होगा थर्मोस्फेयर। अब यहाँ पे देखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर में होता है जैसे हम अबव एयर में चलते ले जाएंगे तो जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता चले जाएगा, लेकिन ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता। हम जितना ऊपर की तरफ चलते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता चले जाएगा, तो ये वाइस वर्सा की तरफ चलता है। Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer, okay, जो it contain electric charge known as ions। तो ये आयोनोस्फेयर जो होता है, जो थर्मोस्फेयर को जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, वहाँ पे जो होता है वो रेडिएशन होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव चार्जेस होते हैं। और द आयोनोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज एक्सोस्फेयर, ठीक है। आयोनोस्फेयर को हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल बट वेरी लिटिल नोन अबाउट इट। वेदर व्हाटएवर कंटेन्स आर देयर जो कि थर्मोपोज के भी ऊपर होते हैं उसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। Although all the layers of the atmosphere must be exercising influence as geographers are concerned with this, with the first mostly 2 layers, जो geographers हैं वो mostly troposphere और stratosphere को ही लेके conscious होते हैं, क्योंकि mostly यही दोनों चीज हमें gently ज़्यादा affect करती है। Now elements of the weather and climate. The main elements of the atmosphere which are subjected to the change and which influence human lives on earth are temperature, pressure, winds, humidity, cloud and precipitation and all this. Okay, so we have covered out this was the chapter 8. It was a bit simple chapter and very small, so we will cover the chapter 9, solar radiation, heat balances and temperature in the next class. Okay, you going to find this interesting. Okay, this is about the atmosphere and all the things related to the atmosphere. Okay, so do watch the video and continue the sessions. Thank you and take care.